बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और लें जनाब, बिल आखिर बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला आ गया है थैले से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सामने आने वाली शर्मनाक वीडियो लीक ने तमाम तर तफसीलात खोल कर रख दी। पाकिस्तानी अवाम के सामने एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हक और सच पर सच्चे साबित, बिलाशुबा हक और सच की फतह हुआ करती है। एक मरतबा फिर इस मामले में ऐसा ही हुआ और इसके साथ साथ इस अहम तरीन मामले में मरीम नवाज़ का क्या शर्मनाक किरदार रहा वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये लेकर मामला जो है वो रात गए इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हलचल रही और अहम तरीन मुलाकातों की बाज़गश्त भी सुनाई देती रही। पहले फौरी तौर पर लेकर चलेंगे आपको सामने एक ऐसी वीडियो की जानिब जो कि आपकी आंखें खोल देगी। 3-4 मिनट की वीडियो है, देखनी होगी आपको तसल्ली के साथ किस तरह से काजी फ़ैज़ ईसा साहब को, मौजूदा चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर इस वीडियो के अंदर एक्सपोज कर दिया गया है। जी हाँ, अब तो उनके जो अपने फेवरेट यूट्यूबर किसी ज़माने में हुआ करते थे, नाम आप उनका जानते हैं, वो बाकायदा तौर पर वो कहते हैं ना, भिगो भिगो कर जनाब, वो मैं लफ्ज़ अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता फिर, क्योंकि नोटिसेस आ जाया करते हैं, तौहीन अदालत हो जाया करती है, तो जनाब भिगो भिगो कर आगे आप समझ लें। तो जनाब कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखे जाने के बाद। ख़त जो उन्होंने मुदाखलत के हवाले से लिखा था कि मुदाखलत की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुबैना तौर पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के हवाले से, जिस पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने यह फरमाया था कि यह मुदाखलत जो है वो उनके दौर के अंदर नहीं हुई। तो जनाब कुछ सबूत हम रख रहे हैं आपके सामने, ज़रा देखिए और गौर कीजिए कि क्या काजी फ़ैज़ ईसा साहब के दौर में हुई ये मुदाखलत या नहीं। गौर से देखिएगा ज़रा। जी, मेरे दौर में अदलिया की आज़ादी में कोई मुदाखलत नहीं हुई। सुनिए काजी फ़ैज़ ईसा। I would like to say one thing, that since I've been, जी, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. क्या वाकई काजी साहब आपकी जानिब से तहरीक इंसाफ से टिकट जमा करवाने के आखिरी दिन रात 11 बजे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना मदाखलत न थी? वो भी तब जब इसकी पेशिन गोई नामी गरामी फौजी तर्जुमान कई माह पहले ही कर चुके थे। आपको लगता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? दुनियावी और कानूनी तौर पर नहीं लड़ सकते। कैसे? वो तो अभी तक बाहर है। तो इतनी जो जायज़याबी है वो कल भी होगी। जराइम तो हो गए ना। वोट पड़ेंगे तब जब कैंडिडेट इनके वो कैंपेन करेंगे। इलेक्शन होंगे कैसे और आपके उम्मीदवार मिलेंगे कैसे और वोट हासिल कैसे करेंगे? पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? दूरबीन से देखनी पड़ेगी, होगी नहीं। क्या बहरिया टाउन की नजरसानी अपील के गैर मुतल्लिका केस में रॉब पीटर टू पे पॉल की लाइन लिखना मदाखलत न थी? जबकि सबको मालूम है कि इस लाइन से फौजी कब्जा शुदा नैब को जैली अलकादिर केस में फायदा होगा। क्या फैजाबाद केस में 9 मई का गैर मुतल्लिका जिक्र करना अदालती इंजीनियरिंग न थी? 9 मई को जबरदस्ती फैजाबाद धरना में अपने जजमेंट में लिख दिया कि फैजाबाद धरना की जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन होती तो 9 मई ना होता। फिर उन्होंने एक और भी रिमार्क दिया कि 9 मई लोगों ने हमले भी किए और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। कोई वो एग्जैक्ट वो था एक मामला, कोई आपको देखो वो बड़ी उनकी वो वायरल हुई। आपकी अदालत में खड़े बैरिस्टर गौहर के घर इस्लामाबाद पुलिस ने तोड़फोड़ की और उम्मीदवारों की मालूमात कब्जे में ली ताकि इलेक्शन धांधली कर सकें। आप इस पर खामोश रहे। ये खामोशी किसके ईमा पर थी? इंटरव्यू उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स उठाले, चल डाले, कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, I will continue. पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया तो अपील दायर होने के अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया तो 1 माह से समाअत मुकर्रर नहीं की जा रही। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं है? जब फैसला पीटीआई के हक में आया था तो हमें जिन्होंने दायर की थी उन्होंने बताया कि इसका लग गया। हमने कहा जी कहाँ लेते नहीं, उन्होंने कहा लग गया। इतनी जल्दी थी। और
यहाँ जो है जो क्योंकि इसमें अब पेशावर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन आई है कि स्पीकर के पी असम्बली जो है वो जल्दी उनकी ओथ ले। अब ये मैटर बड़ा अर्जेंसी का है लेकिन लगाया नहीं जा रहा। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करनी थी तो इलेक्शन से पहले 2 दिन के अंदर अंदर नाअहली खत्म कर दी, लेकिन फौजी अदालतों की अपील को गुज़िश्ता 6 माह से लटकाया जा रहा है ताकि एस्टेब्लिशमेंट को बार्गेनिंग चिप मिली रहे। ये किसके ईमा पर किया गया? मादरत के साथ ये फौज को बड़ा अच्छा बेंच दिया गया, ठीक है, इसमें 1-2 जजेस के अलावा काम यस है, ठीक है। तो अब अगर फौजी अदालतों के मामले पर किसी भी तरह का फौज को रिलीफ मिल गया, चाहे एक नुक्ते का रिलीफ मिल गया, तो फिर समझ जाइएगा कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुल्ला इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। इमरान रियाज समेत दीगर के अगवा पर इनसेंसिटिव जुमले अदा करके एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करना किसके ईमा पर था? अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन, ठीक है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर पिटीशन को तरजीही बुनियादों पर खुद सुनना और तहरीक इंसाफ की हर अपील को ज़ेरे इल्तवा रखना क्या इंसाफ के अमल में मदाखलत नहीं है? काजी साहब, कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर शख्स को हर वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि बड़ी तसल्ली के साथ आपने ये वीडियो देखी। मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को, और हमारा मेन स्ट्रीम टीवी चैनल अखबारात इसके हवाले से बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहे, और फिर मजबूरन मज़दूर साफ़ियों को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखना पड़ती हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर बताइएगा भी कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब जिन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर, इसके बाद अब उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? काजी फ़ैज़ ईसा साहब को क्या रिज़ाइन कर देना चाहिए या अभी भी वो इस इंतज़ार में हैं कि उनकी मुद्दत मुलाज़मत में जो है वो 3 साल की तोसी की जाए? काजी फ़ैज़ ईसा जिनको बड़ा मसीहा बनाकर पेश किया गया था वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाज़म साफ़ियों की जानिब से, और आज ख़ुद वो अपनी वीडियोज़ के अंदर बार बार काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सपोज कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप आपके सामने मैं मज़ीद रखना चाहूँगा, ये भी ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब के फ़ैन थे हमारे दोस्त। हम उस वक्त ये बात किया करते थे कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब रॉन्ग नंबर हैं। आपको याद होगा बड़े अरसे से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कर रहे हैं, तो हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं ये भी ज़रा गौर से सुन लीजिए। काजी फ़ैज़ ईसा, ठीक है। और फिर एक चीज़ बताएं जी, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट्स ऑफ मीटिंग चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ से निकाल के ले आए, ठीक है। खुद नुमाई कहता है कि पढ़े देखे मैंने क्या कहा था उस वक्त, मैंने क्या कहा था कि ये एजेंसियों से रिपोर्ट ना मंगवाएं, ये एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाते हैं जजेस के ऊपर तो वो मुदाखलत होती है। बड़ा ही काम किया था आपने, ठीक है। वो पुराने मिनट्स ऑफ मीटिंग आप निकाल के ले आए, जरा जुर्रत करें और जारी करें जो दोनों फुल कोर्ट मीटिंग्स आपने 6 जजेस के खतों के बाद बुलाई, उन दोनों फुल कोर्ट मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग दें, खुली अदालत में दें और बताएं उसमें क्या हुआ। मैं आपको दावे से कह सकता हूं उन फुल कोर्ट मीटिंग्स में ऐसी एम्बैरेसिंग गुफ्तगू है इस खतूत के बारे में कि यहां पे किसी के पल्ले कुछ ना बचे, और आपको उन फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसी बातें भी मिलेंगी जो बाद में ट्रोल्स ने इन 6 जजेस के खिलाफ और जस्टिस अतर मुल्ला के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनाई। तो आपको अंदाजा होगा कि उन ट्रोल्स और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ के मदासरा यूट्यूबर्स के पास वो मवाद कहां से आया और किसकी हदायत पर उन्होंने ये हमले शुरू किए इन 6 जजेस के ऊपर और जस्टिस अतर मुल्ला के ऊपर। ये कंप्लिसिटी ना आपको उस वक्त समझ आएगी, जरा वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कभी जारी हो, जी, ठीक है। और फिर आप जरा आगे सुनिए, आप मीटिंग मिनट्स जारी करें। मैंने पहले आपको कहा कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई थी 6 जजेस के ख़त के बाद। आपको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़दूर साफ़ी तकरीबन 15 दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो कर चुका और आपके सामने ये बात गोश गुजार कर चुका कि जनाब जस्टिस अतर मुल्ला और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई थी वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाज़म साफ़ियों की जानिब से, और काजी फ़ैज़ ईसा साहब के फेवरेट यूट्यूबर्स की जानिब से, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट काजी साहब और नून लीग के फेवरेट जंग जियो ग्रुप की जानिब से। जी हाँ, आपको याद होगा कि बारहा जंग जियो ग्रुप 6 जजेस के उस ख़त को
اس کا کرکس آپ کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کی بجائے ایک ہی جملہ اس خط کے اندر موجود بار بار کہ جناب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس معاملے کو دیکھا جائے، اسی کی ہیڈ لائن بناتا رہا، اسی سے ہیڈ لائن نکالتا رہا۔ انصار عباسی صاحب بھی اس کے اوپر خبریں کرتے رہے کہ جناب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ایسے ہو گیا، اس وقت کیوں نہیں بولے، فلاں چیزیں۔ حالانکہ جو کرکس تھا خط کا وہ یہ تھا کہ گزشتہ 2 برسوں کے اندر، یعنی PDM-1 کی حکومت آنے کے بعد، عمران خان کی حکومت ختم کیے جانے کے بعد، جو کچھ بھی کیا گیا پاکستان کے اندر، اس کی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر جناب سینئر بزرگ وکیل قاضی انور صاحب نے کہا کہ میں نے ایوب کا دور دیکھا، ضیاء الحق کا دور دیکھا، شاہی قلعے میں بند کیا گیا، مشرف دور میں نظر بند ہوا، مگر اس دور میں بھی اتنی مداخلت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ 54 سال سے وکالت کر رہا ہوں، اتنے برے حالات میں نے مارشل لاؤں کے دور کے اندر بھی نہیں دیکھے۔ یہ کہنا ہے جناب سینئر بزرگ وکیل قاضی انور صاحب کا۔ اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دور کے اندر جو مداخلت ہے وہ نہیں ہوئی۔ ہنسی آتی ہے بلکہ رونا آتا ہے۔ اب آپ کو ایک اور ویڈیو لیک کی جانب لے کر چلتے ہیں اور دیکھیے ذرا کہ حالت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کیا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو ورلڈ کپ 92 ہے وہ جناب عمران خان نے نہیں جیتا، ملک نے تمہیں عمران خان نے نہیں جیتا بلکہ کسی اور نے جیتا ہے۔ جی ہاں، یہ سنیے ذرا شہباز شریف صاحب۔ ایک کھلاڑی بنایا، تمہارے اپنا سر پر ایک ہما بٹھائی 92 کے ورلڈ کپ کی، اور میں اس کی بھی تاریخ جانتا ہوں۔ وہاں پر آپ نے میں کرتے رہے، 11 جو ٹیم پلیئرز تھے ان کی بات آپ نے کی نہیں، یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے، میں نے جیتا ہے۔ اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا، اور ٹیم ورک کے ساتھ جس میں میاں جاوید میاں بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے، سب کی ٹیم ورک کے ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی۔ آپ کو وہ عزت راست نہ آئی، اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا، اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ورلڈ کپ۔ یہ عمران خان کو مائنس کرنے چلے تھے، اور ہر دوسری تقریر ان کی اس کے اندر اگر عمران خان کا ذکر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اور یہ پاکستانی میڈیا کہتا تھا عمران خان کا نام نہ چلائیں۔ یہ منافق ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز کچھ اور، یوٹیوب کے اوپر جب ہیڈ لائنز بناتے ہیں تو وہاں عمران خان کا ذکر ہے، کیونکہ ریٹنگ لینی ہے، کیونکہ ڈالر کمانے ہیں۔ تو جناب منافقت کی ہو گئی انتہا، اور کوئی بھی ان کی تقریر عمران خان کے نام کے بغیر، کوئی بھی ان کی خبر عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں۔ اور یہ جناب فضول قسم کی گفتگو شہباز شریف انتہائی شرمناک انداز میں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ورلڈ کپ جو ہے وہ عمران خان نے نہیں جیتا۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ تمام تر حدیں کراس کر چکی ہیں، اور موصوفہ کہتی ہیں کہ چاہتی ہوں مجھ پر تنقید کرنے والوں کی بھی ٹک ٹاک ویڈیوز بنے۔ ویڈیو کا ان کا کیونکہ دھندا ہے بڑا پرانا، ان کے والد محترم کا پہلے آڈیو کا دھندا تھا، ججز کو فون کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر گندی تصویریں جو ہے وہ جعلی تصویریں محترمہ بینظیر بھٹو کی ہیلی کاپٹر سے انہوں نے پھنکوائیں، وہ ان کا ایک دھندا تھا۔ اور تصویروں اور آڈیو کے بعد پھر کیونکہ ویڈیو کا زمانہ آ گیا تو پھر ابا جی کی جانشینی مریم نواز صاحبہ نے اختیار کر لی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک اور اس قسم کے معاملات، ان کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیوز ہیں۔ اب موصوفہ کہہ رہی ہیں کہ جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ویڈیوز بننی چاہیے، اور میں اپنی وائرل ویڈیوز جب دیکھتی ہوں ٹی وی پر تو مجھے اس کے اوپر بڑی ہنسی آتی ہے۔ بالکل درست کہا، پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس قسم کی ویڈیو پھر بھی بنواتی ہیں۔ موصوفہ کہتی ہیں کہ ان پر تنقید کرنے والے اپنے گھروں اور ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نکلیں، فیلڈ کے چکر لگائیں تاکہ ان کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بن سکیں اور ان کی بھی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ کوریج ہو۔ میں دن رات گھر سے نکل کر کام کرتی ہوں، خدمت کا جذبہ ہے، عوام کو اس بات کا پتہ ہے، اور اس لیے جو ہے وہ میری ویڈیوز بھی بنتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ذکر ہے ان ویڈیوز کی جانب، لیکن سوال پاکستانی عوام یہ پوچھتے ہیں کہ وہ یہ ویڈیوز تو چلیں آپ کی اس وجہ سے بنتی ہیں، لیکن باقی جن ویڈیوز کا شہرہ ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں اہم ترین شخصیات کی، وہ ویڈیوز کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ کیونکہ اب عوام
یہ بات جو ہے وہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر کر کیا گیدڑ سنگھی ہے شریف خاندان کے پاس کہ جناب ہر دفعہ ان کے معاملات ہو جاتے ہیں سیٹل، ہر دفعہ ان کی سزائیں ہو جاتی ہیں معاف، اور ہر دفعہ جناب ان کے حوالے اسی طرح سے حکومتیں کر دی جاتی ہیں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔